एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों में पूर्ण प्रकाश। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। और यहाँ तक हमने यूनिट 2 का आपको थर्ड लेक्चर मैंने आपको बता दिया। लास्ट लेक्चर में जहाँ हमने बताया था आपको ये बताया था आपको कि आपका ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का रहा होगा। ठीक है, और आएगा एग्जाम में आपके पक्का है। ठीक है, चाहे आपके शॉर्ट्स नोट्स में ही लिखने को आ जाए। और आपको बताया था DCF मेथड जो हमारे है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। हालांकि जो आपका DCF मेथड था टोटल आपका सेम था। आपका जो यूनिट 2 का आपका सेकंड लेक्चर था, जहां पे मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ द प्रोजेक्ट सिलेक्शन, सेम वही था आपको। इसलिए साथियों मैंने उसको थोड़ा सा फास्ट बताया था। आज मैं बताने वाला साथी यहाँ पे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा, एस्टिमेशन बताऊंगा, और उसमें आपके कॉस्ट, प्राइस और वैल्यू क्या होते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको डिस्प्लेन करूंगा, ताकि आपका डिफरेंट बदल जाए। कॉस्ट क्या होती है, प्राइस क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, क्या कॉस्ट और प्राइस अलग होता है कि एक ही होता है, और वैल्यू क्या चीज़ होती है उसको भी आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है साथी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अभी ये था, इसके बाद मैं आपको जो पार्ट एंड CPM पढ़ाऊंगा, तो उसमें भी और सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जो आपके आने वाले किसी भी आपके बिजनेस में यदि आप कोई स्टार्टअप करने वाले हो तो ये सारा जो आपका ये सिलेबस है पूरा ही आपके यूज में आने वाला है। आपको डेली लाइफ में या फिर कहें कि बीच बीच में आपको ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्ट में आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि आपको बिना इसके काम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट आप इसको खुद को एनालाइज करिए। इसको एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट मत लीजिए। इसको आप आने वाले फ्यूचर में आपका जो बिजनेस में, यदि आपका स्टार्टअप में जो आपका यूज होने वाला वो सब्जेक्ट समझ के इसको पढ़िएगा। चलिए आज हम पहले स्टार्ट करेंगे। क्या क्या है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है समझिए होंगे आप। ठीक है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? एक होता है आपका प्लानिंग। ठीक है, आपको बताया आपने क्या क्या प्लानिंग कर लिया, ठीक है, आपने देख लिया, बट उसको रियल में एग्जीक्यूट करना कहाँ पे? रियल में एग्जीक्यूट करना कहाँ पर? साइट पे जाकर के वो आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा। मैंने वहाँ पे आपको बताया था जब आपको प्रोजेक्ट साइकिल बताया था तब भी। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्लानिंग जो आपने किया, ठीक है, जो आप अब उसको बात आ रही है, उसको एक्शन में लेने की बात आ रही है। तो यहीं पे बात की गई, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन इज द फेज, क्या है आपका? ये वो फेज है जहाँ पे आप प्लानिंग को आप एक्शन में लोगे और इंश्योर करोगे कि जो आपके पास रिसोर्सेस हैं वो इफिशिएंटली यूटिलाइज हो, ताकि आप प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को समय पर, विद इन द बजट पर, और जो आपकी डिजायर्ड क्वालिटी है उस पर आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाओ। आपने प्लान तो बहुत बना लिया, आपने सारा चीज़ जो आपका काला चिट्ठा, जो आपका चिट्ठा था, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ कर लिया, ठीक है, बट उस अब आती है बात उसको रियल में एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, रियल में आपको साइट पर, आपका जो साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट या जो भी आप प्रोजेक्ट साइट है, वहाँ पे एग्जीक्यूट करने का। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप एक्शन में आओगे और ये देखोगे कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं वो इफिशिएंटली, मतलब कि यहाँ पे कि प्रभावशाली ढंग से वो यूज में आए, उनका हम प्रयोग कर पाएँ, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है टाइम में, ठीक है, और जो हमने बजट लिया उसके साथ, और जो हमको क्वालिटी चाहिए थी उसके साथ आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए। तो ये चीज आपका क्या होता था, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में आएगा। तो यहाँ पे क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि साथ ही बात हो गई कि आपका जो आपकी जो प्लानिंग थी उसकी बात आ गई, आप उसको एक्शन में बदलोगे। तो ही मैंने यहाँ पे बात किया सारी चीजें। और जब भी हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग बता दिया आपको क्या है, जब भी प्रोजेक्ट करोगे आपको 3 चीज ध्यान देनी है। क्या? टाइम, कॉस्ट और क्वालिटी। ठीक है, ये 3 चीज हमेशा जरूर समझिएगा। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करोगे तो आपको ये 3 चीज डालनी ही डालनी है, कि आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे विद इन द टाइम, विद इन द बजट और विद डिजायर्ड क्वालिटी आपका कंप्लीट हो। ठीक है, अब यहीं पे जो आपका है, देखिएगा, यही जो आपका है, दिस फेज इज क्रिटिकल बिकॉज इवन द बेस्ट प्रोजेक्ट प्लान कैन फेल इफ इंप्लीमेंटेशन इज पुअर। यदि आप बहुत बढ़िया से प्लानिंग कर लियो, आपने एस्टिमेट कर लिया मुझे यही प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना है, इसी प्रोजेक्ट में आपका बेनिफिट ज़्यादा है, इसमें आपका पे बैक पीरियड कम है, ठीक है, इसमें आपकी एनपीवी ज़्यादा है, ठीक है, बट आपने प्लान तो कर लिया, बट यदि आपने इंप्लीमेंट सही से नहीं किया तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा,
फेल हो जाएगा। तो ये बात होती है कि इंप्लीमेंटेशन जो फेज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ देखिएगा इंश्योर, अब क्या क्या इंश्योर करता है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आर मेट ऑन टाइम विद इन द बजट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये आपने बात कर लिया। कन्वर्ट आइडियाज प्लांट इनटू द टेंजेबल बेनिफिट्स, ठीक है। अब जैसे मैं कोई यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे अपना प्लांट लगाया, उसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अभी क्या होगा, जब हमने इसको स्टार्ट किया इंप्लीमेंट करना तो हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा। अब जब हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, जब हमारा प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा तब जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो टेंजिबल प्रोडक्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे क्या है, रिड्यूस रिस्क ऑफ फेलियर एंड इंप्रूव द प्रोजेक्ट क्रेडिबिलिटी। यदि आप इंप्लीमेंट सही से कर पा रहे हो, ठीक है, यदि आप प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंट सही से करोगे तो जो आपके रिस्क ऑफ फेलियर है वो कम होते चले जाएंगे और आप प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो कौन कौन से फेज होते हैं इंप्लीमेंट करने में, यहाँ पे आपके साथ 5 फेजेज हैं। कितना आपके 5 फेजेज हैं। अब सभी फेजेज के मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप नाम पढ़ लेते हैं। पहला आपका आता है इनिशिएशन एंड प्लानिंग रिव्यू, एजुकेशन या फिर एक्शन फेज बोलते हैं उसको, फिर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बोलते हैं, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर आपका आता है प्रोजेक्ट क्लोजर एंड इवैल्यूएशन। शायद मैं इसको बता चुका हूँ बट एक बार आपको ये टॉपिक आया है तो फिर मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। अब आता है पहला क्या आपका इनिशिएशन एंड प्लानिंग रिव्यू। इसमें हम क्या करते हैं, देखिएगा जो आपका प्रोजेक्ट गोल है, जो आपका स्कोप है, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट गोल है, इसको स्कोप है और जो आपके डिलीवरेबल्स है उनको हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है आपका डिलीवरेबल्स। अब इसमें क्या है आपका डिलीवरेबल्स मतलब क्या है, आप लास्ट में क्या करते हो, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो उसका आपने जो प्लान बनाया, जो आपने रिपोर्ट किया, जो उसको आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, वो आप क्या है डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा वो तो आपके फॉर्मल लैंग्वेज में हो गया कि जब आप कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो आपको कितना एक्चुअल कॉस्ट क्या आया, ठीक है, एक्चुअल आपकी प्लानिंग क्या है, एक्चुअल कितना टाइम लगा, एक्चुअल रिपोर्ट क्या था, एक्चुअल आपका सक्सेस रेट क्या था, आपने क्या चीज़ देखा, वो आपकी बात आती है। बट डिलीवरेबल्स में आपको देखिएगा उसके साथ साथ आप क्या देखते हो, मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, ठीक है, आपको एक क्या बनाना है, घर बनाना है, ठीक है, घर बनाना है मतलब उसमें क्या करोगे, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी क्या हो, एक कमरा होना, ठीक है, क्या होना आपका, एक रूम होना, ठीक है। रूम के साथ क्या देखोगे, जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर किसी को दोगे तो उसमें आप रूम देखोगे क्या, रूम के साथ उसमें देखोगे फिनिशिंग हुई है कि नहीं, ठीक है, फिनिशिंग हुई है कि नहीं। उसके बाद क्या देखोगे, आपके पास उसमें प्लम्बरिंग हुई है कि नहीं, ठीक है, प्लम्बरिंग हुई है कि नहीं। उसके बाद देखोगे उसमें फर्नीचर देखोगे, ठीक है, फर्नीचर कैसे हुआ है, उसमें आप लाइटिंग देखोगे, ये चीज तो आप देखोगे तो देखोगे, ठीक है। फिनिशिंग हो गया आपकी, अगर टाइलिंग देखना, टाइल आपने लगवा रहे हो, टाइलिंग भी देखोगे, टाइलिंग कैसे लगी हुई है, ठीक है। तो इतनी चीज आप देखोगे, ये सब क्या आपके डिलीवरेबल्स हैं सिर्फ एक घर के लिए। तो लास्ट में ये बोला गया कि प्रोजेक्ट का गोल क्या, स्कोप क्या, उसमें कौन कौन उनको डिलीवरेबल क्या उनको डिलीवरी करनी है, या कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जो हमको लास्ट में उसको हमको पैरामीटर को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आप फिनिशिंग करते हैं तो उसमें फिनिशिंग के जो पैरामीटर उसको आप करोगे, मेजर करोगे ना, स्पेसिफिकेशन से मीट कराओगे। प्लम्बरिंग आप देखोगे, उसमें देखोगे ना पाइपिंग, जो हमने गोल में जो हमने प्लान किया था कि ये सीट ये पीवीसी लगेगी या फिर कास्ट आयरन लगेगा या फिर जीआई लगेगा, जो भी आप देखो उसमें प्लम्बरिंग देखोगे ना, किस रेट की आपकी टोटी लगेगी, ठीक है, जो ट्यूब लगेगा, सारी चीज़ आप देखोगे सिर्फ फर्नीचर में। तो इसका आप एक्शन मेजर होगा, इसका मेजरमेंट जो है वो आपके कराएंगे डिलीवरेबल, ठीक है, जो आप मीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। फिर अब जो आपके रिस्पॉन्स, जब आपके पास टीम मेंबर जो होंगे उनको आप क्या करोगे, इसी फेज में आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करोगे कि आपका काम ये है, आप इसको मॉनिटर करोगे, ये आप सुपरवाइजर होगी, ये आप क्या होगे, प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ये कारपेंटर होंगे, ये आपके जो आपके राजगीर हैं जिसको आप बोलोगे मेसन, ठीक है, वो होंगे आपके, ये घर बनाएंगे, ठीक है। आपका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा ये होगा, ये आपका ब्रिक आपका सप्लाई करेगा, ये पर्सन जो है ये सीमेंट सप्लाई करेगा। सो वहाँ पे आप क्या करोगे, सप्लाई सारा कुछ आप वहाँ पे क्या करोगे, टीम मेंबर्स जो आपके टीम मेंबर्स हैं और जो आपका रिसोर्सेस हैं उनको आप पूरा से समझोगे, ठीक है। इंश्योर रिसोर्सेस बजट मैन पावर इक्विपमेंट आर रेडी, ठीक है, यही बात आती है आपकी, ठीक है। सब इसी फेज में होता है कि कौन सप्लायर होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर होगा, कौन किस चीज़ की सप्लाई करने वाला है, ठीक है, कौन सा रिसोर्स कौन मैन पावर प्रोवाइड करने वाला है, बजट कौन करेगा, सारा कुछ यहाँ पे आपका इनिशिएशन एंड प्लानिंग रिव्यू में आ जाता है। आपको जब आप प्रोजेक्ट चार्टर आपको बताया था ना, जब प्रोजेक्ट चार्टर आपको मिलेगा उसमें सारा चीज लिखा हुआ होगा, तो उसी से आप समझ पाओगे। अब आता है दूसरा आपका एग्जीक्यूशन फेज या फिर एक्शन में। हमने सारा चीज देख ली, कौन सा टीम मेंबर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है, आपके जो बजट जो मैन पावर जो इक्विपमेंट है कहाँ से आएंगे, कहाँ से क्या कौन से रिसोर्सेज
हैं, कौन कौन सप्लायर हैं, ठीक है, उसका गोल हमने स्कोप देख लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्शन फेज में आएंगे। अब क्या करेंगे, कैरी आउट द प्रोजेक्ट टास्क अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। अब इसी टाइम पे आप जो एक्टिविटी होती है छोटी छोटी, ठीक है, एक्टिविटी जो होती है वहां पे आपको बार चार्ट मिलेगा। शेड्यूलिंग आप पढ़ोगे अभी आगे चल के, इसके आगे वाले चैप्टर, आगे वाले लेक्चर में शेड्यूलिंग पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको ये भी पता चलेगा कैरी आउट द प्रोजेक्ट, जो आपके शेड्यूल्स बनेंगे ना, एक बराबर शेड्यूल बनेगा कि कौन सी एक्टिविटी में कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बिटवीन द डिफरेंट टीम्स टू अवॉइड द डिलेज। अब ये बात हो रही है, जैसे मैंने बताया सप्लायर कोई अलग है, कंट्रैक्टर अलग है, और आप प्रोजेक्ट टीम में आपने जो सुपरवाइजर दिया कोई अलग है, तो उनके बीच में तीनों में कोऑर्डिनेशन बना रहे ताकि सही समय पे सही सप्लाई हो पाए और हम डिले ना हो पाए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे बात आती है कि जो आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड उसको मेंटेन रखना है सभी प्रोसेस में, ठीक है। हर एक प्रोसेस में जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी एक्टिविटी हैं, हर एक्टिविटी में आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है। क्वालिटी को मेंटेन कैसे किया जाता है साथियों, देखिए, जब आपका प्लान होता है ना, जब आप प्लान करते हो तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट होता है। क्या सेट होता है आपका, एक स्टैंडर्ड से टाइम पे सेट कर लिया जाता है जब आप प्लानिंग फेज में होते हो तब। अब क्या करोगे, जब आप सही में जब इसको एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे होगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको मेजर करोगे, ठीक है। अब उसको क्या करोगे, आप मेजर करोगे, जो एक्चुअल में चीज चल रहा है उसको क्या करोगे, मेजर करोगे, ठीक है। टाइमली आप मेजर करते रहोगे। अब जब मेजर करोगे ना तो क्या होगा, आप देखोगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है उसके हिसाब से हमारे मेजरमेंट्स आ रहे नहीं आ रहे। मेजरमेंट मतलब कि आपकी जो आउटपुट है वो आउटपुट आपके हिसाब से आ रहा है नहीं, जो क्वालिटी है क्वालिटी आप उसके हिसाब से आ रहा है नहीं। अब क्या होगा, उसमें हो सकता है कभी कम हो सकता है, कभी हो सकता है लो हो। तब क्या होगा, जो इसमें आता है ना, इसको बोलते हैं, जो हमारा कम या ज्यादा हो रहा है उसको बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस। अब जो वेरिएंस आ रहा है ना, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी वेरिएंस को, जो वेरिएंस इसको पूरा करना होगा, ठीक है, कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है उससे मीट करें, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको हम कंट्रोल करेंगे, और इसका जो मेजरमेंट करना उसको बोलते हैं मॉनिटरिंग करना। तो ये बात होती है हमारी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। तो यहाँ को क्या बोला गया, ट्रैक प्रोग्रेस यूजिंग केपीआई। अब यहाँ पे आया केपीआई, उसको भी बता दूं केपीआई क्या होता है। इसका पूरा नाम होता है की परफॉर्मेंस इंडेक्स, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब इसका क्या मतलब केपीआई। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कुछ भी चीज करते हैं तो कुछ चीज होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ की, आपने घर बना रहे थे, आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है, ठीक, तो उसकी स्ट्रेंथ आपको मेजर करनी है वॉल की, मान लीजिए, तो उसमें आप कौन कौन सी स्ट्रेंथ मेजर करोगे, आप मेजर करोगे उसकी जो आपका लोड बियरिंग है कैपेसिटी वो कितनी है, सीमेंट की आपकी क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, ठीक है, और कितना उसका वाटर रेजिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज की आपकी मेजरमेंट है। तो ये सारी चीज क्या है, उसकी की परफॉर्मेंस इंडेक्स कहलाती है, ठीक है। तो उसको आप मेजर करोगे, तो यही बात होती है की केपीआई, जिसको आप मेजर कर पाओ इन द क्वांटिटी में, ठीक है, इन द एक स्पेसिफिक वैल्यू में, ठीक है। ये तो हो गया घर बनाने के लिए। अगर आप कहीं कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप किसी कंपनी में आपकी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पे केपीआईज क्या होंगे कि आपने कितना कैमरा सेट किया, जो कैमरे की क्वालिटी आपकी क्या थी वो केपीआई है, क्या केपीआई आपके वो कैमरा क्वालिटी मेट कर पा रही नहीं कर रही है, आपका बैटरी का पावर कितने एमएच की है, ठीक है, आपका जो स्पीकर है वो कैसा है, कितने हर्ट्ज का है, ठीक है, रिफ्रेश कितना है, सारी केपीआई होती है किसकी, मोबाइल की क्वालिटी की। तो इस हिसाब से केपीआई हो गई। अब गैंट चार्ट्स क्या बताता है आपका, गैंट चार्ट्स आपका ये बताता है कि कौन सी एक्टिविटी कौन सा टास्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, ठीक है, और पूरा डैशबोर्ड होगा वहां पे, गैंट चार्ट के सारी चीज का डैशबोर्ड वहां पे कंप्लीट करोगे और उसको मीट कराते रहोगे। कंपेयर एक्चुअल प्रोग्रेस विद प्लान एंड शेड्यूल बजट, ठीक है, सभी चीज को जैसे मैंने बोला, जो आपको शेड्यूल किया गया, जो प्लान किया गया, उसके हिसाब से आप बजट शेड्यूल को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। यदि कोई वहां पे आपका डेविएशन आता है, जिसको मैंने बोला था वेरिएंस, ठीक है, उसको डेविएंस या वेरिएंस एक ही होता है, ठीक है, तो डेविएशन कोई आता है ऊपर नीचे होता है कुछ भी, तो उसको क्या करेंगे, वहीं पे आपको वहां पे उसके लिए एक्शन लेंगे और उसको वहीं पे कंट्रोल कर लेंगे ताकि विद इन द टाइम हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए। और यदि वहां पे नहीं लेंगे और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब हम उसको फॉल्ट को ढूंढ पाएंगे साथियों। तो उस टाइम पे क्या होगा, पूरा ना आप स्टार्ट पता नहीं कहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और उस टाइम पे आपकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। इसलिए सही टाइम पे आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेना या फिर एक्शन लेना, उसको कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये आपका था कौन सा फेज, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आप देख पाए कौन कौन सा था आपका, प्लानिंग एंड रिव्यू, इनिशिएशन एंड रिव्यू, प्लानिंग रिव्यू था, एजुकेशन एंड एक्शन फेज आया, उसके बाद आया मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है, प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीट होने वाला है, तो इसी बीच में आप क्या है, कम्युनिकेशन, क्योंकि आप डिफरेंट जो आपके स्टेक होल्डर हैं उनको आप अपडेट दोगे। क्यों अपडेट दोगे साथियों, तो उनको भी आपको पता रहे, जो आपके स्टेक होल्डर मतलब बताया था आपको कौन कौन है, जिससे
या जिन लोगों से ये जो प्रोजेक्ट है वो उससे कौन कौन से लोग अफेक्ट होंगे, ठीक है, या किसके कारण वो प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है, वो आपके स्टेक होल्डर होते हैं। जैसे आप घर बना रहे थे तो घर में जो लोग रहने वाले, जिसका आप घर बना रहे थे, वो एक स्टेक होल्डर हो गया। और किसके ना रहने से, मान लीजिए कोई और स्पॉन्सर कर रहा था, कोई और फाइनेंस टीम थी, अगर वो नहीं फाइनेंस करती तब आपका घर रुक सकता बनना, तो वो भी क्या हुए, सब दोनों स्टेक होल्डर हुए। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट में जो भी लोग अफेक्ट हो सकते हैं प्रोजेक्ट से और जिनके कारण प्रोजेक्ट अफेक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, वो सभी आपके स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है। आप पहले यूनिट में ये सारा मैंने एक टॉपिक बताया है पूरा डिटेल से। उसके बाद जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको प्रोग्रेस, इश्यू, सोल्यूशन एंड लेसन्स लर्न। अब यहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसको पूरा डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि उसका प्रोग्रेस क्या था, उसमें कौन कौन से इशू आए थे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, उसको कैसे सॉल्व किया गया और उससे क्या लेसन सीखा गया, ये भी सीखा जाता है। ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार होता है। इससे क्या होता है, जब हम इसकी बात करें लेसन लर्न की, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम आगे कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं सिमिलर प्रोजेक्ट की, तो हम इस प्रोजेक्ट को खोलेंगे और उसमें लास्ट में की समरीज में हम देखेंगे कि क्या क्या इश्यू आया था, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट में हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर पाए, उसको हम कंसीडर करके ही चलें। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, ये दोनों इंश्योर करना बात होती है किसमें, कम्युनिकेशन में और डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। प्रोजेक्ट, उसके बाद आता होगा प्रोजेक्ट क्लोजर एंड इवैल्यूएशन। तो जो डिलीवर है फाइनल आउटपुट टू द इंश्योर दे मीट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, डिलीवरी होगी प्रोजेक्ट की, ठीक है, क्या होगी, आपकी प्रोजेक्ट की डिलीवरी होगी और ये इंश्योर करना होगा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी या फिर हमको जो चीज़ अचीव करना था, जो स्पेसिफिकेशन हमको अचीव करना था, कि वो मीट करी कि नहीं की, ठीक है। अगर मीट नहीं करी तो हमको यहाँ पे प्रोजेक्ट इसमें हम प्रोजेक्ट कंप्लीट को नहीं मानेंगे जब तक वो हमारी स्पेसिफिकेशन नहीं आ रही है। कंडक्ट पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टू असेस सक्सेस एंड आइडेंटिफाई द इंप्रूवमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए बोला गया यहाँ पे पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे लास्ट फेज में आता है कि प्रोजेक्ट को बन गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिर से इवैल्यूएट करना कहलाता है कि पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, उसको हम करेंगे। फिर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो सक्सेस है, क्या वो सफलता मिली कि नहीं मिली, या फिर अभी उसमें भी किसी और टाइप के इंप्रूवमेंट चाहिए उसमें, ठीक है, या फिर उसमें और हमको सुधार चाहिए, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से सुधार की जरूरत है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलीज रिसोर्स एंड फर्मली क्लोज द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिसोर्स थे, जैसे हमारे पास टीम मेंबर थे, किसी को हमने हायर किया प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, किसी को हमने सुपरवाइजर के लिए, किसी को हमने एचआर किया था, किसी को हम फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए उस प्रोजेक्ट को हम पे असाइन किया था। अब जो भी टीम मेंबर थे उनको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उनको हम रिलीज करेंगे, उनको उस प्रोजेक्ट से उनका जो आभार जिसको भार बोलते हैं उसको हटा देंगे, फॉर्मली करेंगे विद डॉक्यूमेंटेशन, और हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे। तो ये हमारे 5 फेजेज होते हैं प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के, इनिशियल एंड प्लानिंग, एजुकेशन एंड एक्शन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट क्लोजर एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये हमारे थे हमारे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात मैंने किया। अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन की। जब भी आप एस्टिमेशन की बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, एस्टिमेट करना, ठीक है, या फिर क्या करता है, अंदाजा लगाना होता है ना। एक बार का सोचते हो कि अंदाजा लगाना नहीं, एस्टिमेट करना मतलब कि हम क्या करते हैं कि ये एक प्रोसेस है, इसमें हम देखते हैं कि जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें रिसोर्स कितना लगेगी, कितना बजट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तीनों चीज़, ठीक है। प्लान करते हैं उसकी बजटिंग को, उसके शेड्यूलिंग मतलब कि उसके में टाइम कितना लगेगा, तो उस सभी को कैलकुलेट करना हमारा क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। तो यहाँ देखोगे, एस्टिमेशन इज द प्रोसेस प्रिडिक्टिंग द टाइम, कॉस्ट, रिसोर्स एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। एक्टिविटी तो आप याद रखे होंगे, एक्टिविटी यदि आपको नहीं पता चल रहा है तो एक्टिविटी अभी आने वाले इसके बाद जो दूसरा लेक्चर आएगा, मतलब कि आज चौथा है, 5वां, 6ठे लेक्चर में आपको एक्टिविटी आराम समझ में आ जाएगी, या फिर इसके बाद जब मैं बताऊंगा बार शेड्यूलिंग में, ठीक, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगी एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में छोटे छोटे टास्क होते हैं, जिनको छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करके हम बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा और कितना हमको एफर्ट लगेगा, उसको हम प्रिडिक्ट करना। क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रिडिक्ट करना इसलिए बोला जा रहा है कि भाई प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इसलिए हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं, इसलिए उसको हम बोलने क्या, एस्टिमेशन, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहे हैं भले, लेकिन ये हमारा एक रियलिस्टिक बेस बताता है कि प्लान हमारा क्या होना चाहिए, कितनी बजटिंग होगी, कितनी हमारी शेड्यूलिंग होगी। बजटिंग मतलब सर इसको बोलते हो कितना पैसा लगने वाला है, शेड्यूल में कितना टाइम लगने वाला है, वो हमको यहाँ पे पता चलता है। एक रफ एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द फिजिबिलिटी स्टडी बट डिटेल एस्टिमेशन इज नीडेड फॉर द एग्जीक्यूशन। यदि आपको सिंपली आप जैसे बोले ना, भाई यार देखो यार मुझे यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाना है, 2-3 दिन लगे, आपने 5-6 दिन बोला यार इसका बताओ अपने डिपार्टमेंट से कि कितना पैसा लगेगा,
वो उसने कुछ बता दिया, रफ एस्टिमेट आएगा। अब आप देखोगे अच्छा इसमें हॉस्पिटल बनवाने में मेरे पास 4 करोड़ आ रहे हैं, हॉस्पिटल बनवाने में। अगर एक रेस्टोरेंट बनवा जाए कितना लगेगा? उसने बोला सर उसमें भी लगभग 3.5 करोड़ तक का लग जाएगा, 50 लाख हमने देखा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर आप उसमें बोले चलो आपने तो रिपोर्ट का बात हो गई, ठीक कितना टाइम लगेगा उसको भी देखा। उसने बोला कि भाई सर हॉस्पिटल बनवाने में आपको 2 साल लग जाएंगे, रेस्टोरेंट बनवाओगे आपको 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा कहा टाइम भी कम लग रहा है, पैसा भी लग रहा है। ठीक, तो एक रफली आपको आइडिया लग रहा है कि आप तुरंत कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, एक रफ एस्टिमेट आपको बता देता है। बट आपने मान लीजिए बाद में उसके बाद सिलेक्ट किया कि मुझे रेस्टोरेंट बनवाना है, तब उसके बाद डिटेल एस्टिमेट चलेगा, उसमें ये बात चलेगा कि उसमें कितने लेबर लगेंगे, कितने मटेरियल लगेंगे, कितने इक्विपमेंट लगेंगे। ठीक है, सारा चीज डिटेल में वहां पे हर एक एक्टिविटी की बात की जाएगी, तब हमारा डिटेल एस्टिमेट किया जाएगा। और डिटेल एस्टिमेट तब करते हैं जब हमको रियल में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा, तब हम उसको डिटेल एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशनल गेस बेस्ड ऑन द फैक्ट, फिगर्स, हिस्टोरिकल डाटा एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अलग अलग टाइम्स है, कभी कभी हम कहते हैं फैक्ट, फिगर, आप यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस। कभी उसको जो प्रोजेक्ट जिसके पास एक्सपीरियंस अच्छे खासे हैं उनसे हम बात होते हैं, सर यहाँ पे हमको 250 बेड के हमको हॉस्टल रेस्टोरेंट बनाना है, उसमें कितना प्रोजेक्ट लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो उनके पास काफी ज्यादा हो, डेली यही काम करे तो उनके पास एक्सपीरियंस हो, बता देते हैं रफली आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात की जाती है यहाँ पे एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन मतलब क्या है? कुल मिला के यहाँ पे एक हमको प्रिडिक्ट करना कि हमारा कितना पैसा लगेगा, कितना रिसोर्स लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगने वाला है। तो कौन कौन से अप्रोचेज हैं उसकी हम बात करें। यदि हम देखिए अलग अलग अप्रोचेज हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे एक पहला आपका अप्रोच है क्या, बॉटम अप एस्टिमेशन। बॉटम अप मतलब साथियों देखिएगा, ठीक है, बॉटम मतलब ये नीचे आपका है, उसके बाद ऊपर जा रहे हैं ना, सिंपल सा। तो अब यहाँ पे क्या बात है, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे एस्टिमेट करना है घर बनाने का। ठीक है, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार ताकि आप समझो, क्योंकि इसको आप देखे भी हो। यहाँ पे जो मैं रियल एग्जांपल दूंगा वो आप समझ पाओगे। ठीक है, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ये आपको प्रोजेक्ट है। तो अब आप बॉटम अप में जा रहे हो, इसमें क्या करोगे, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो वो मैंने रखता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद है आपका टॉप डाउन एस्टिमेशन, तो यहाँ पे अलग बात आती है। तो बॉटम अप की बात करते हैं, तो सबसे पहले बॉटम क्या होगा, आप जब घर बनना स्टार्ट करोगे ना, तो पहले क्या करोगे, आप जमीन एक्वायर करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप, जमीन एक्वायर करोगे। जमीन एक्वायर करने के बाद क्या करोगे आप, वहाँ पे उसके समतल करोगे, प्लेन करोगे। ठीक है, जो उसका बोलते हैं फर्निशिंग बनना, उसको प्लेन करना होगी आप। ठीक है, जो आप प्लेन करोगे उसके बाद क्या करोगे, उसकी फाउंडेशन बनाओगे। फाउंडेशन के बाद आपकी वाल आएगी, वाल के बाद आपके विंडो या डोर आएंगे। ठीक है, डोर आएंगे। तो ये क्या हो, नीचे से हम स्टार्ट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बताएंगे जमीन को एक्वायर करने में कितना कॉस्ट आएगा, उसके प्लानिंग जब हम फाउंडेशन बनाएंगे, उसको प्लेन करने में कितना खर्चा आएगा, फाउंडेशन बनाने में कितना आएगा, वाल कितना आएगा, विंडो में कितना आएगा, डोर में कितना आएगा। नीचे से हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि अब ये फाउंडेशन नीचे बन रहा है इसकी बात नहीं कर रहे, ये छोटी छोटी एक्टिविटी को पहले हम काउंट करते हैं। ये सब क्या है, एक्टिविटी है। हम यहाँ से एक्टिविटी को लेकर के हम तब कॉस्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहलाती है बॉटम अप, मतलब कि छोटी छोटी एक्टिविटी से लेकर के तो हम बड़े प्रोजेक्ट की ओर जाते हैं। बाद में पता चलता है कि अच्छा टोटल इतना कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे बोला गया स्टार्ट विद द डिटेल ऑफ ईच एक्टिविटी। ठीक है, इससे एक्टिविटी को हम इंक्लूड करते हैं स्टार्टिंग में, डिटेल ईच जितने भी एक्टिविटी हैं उनमें जो कॉस्ट आएगा उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं, और साथ में बाद में चलते हुए हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट को हम बिल्ड करते हैं या टोटल कॉस्ट को हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई। अब यहाँ पे दूसरा आता है हमारा आपका टॉप बॉटम अप्रोच। अब यहाँ पे जो हमारे पास पहले से एक्सपर्ट हैं, सीनियर एक्सपर्ट हैं, उनसे हमने पूछ लिया कि सर हमको 20 बाई 40 का एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, सॉरी 20 बाई 40 का एक घर बनाना है। ठीक है, आपका 20 बाई 40 फीट आपका यहाँ पे एरिया हो गया। ठीक है, कितना आएगा आपका, 20 बाई 40 आपका घर का एरिया हो गया। बहुत सारे लोग बैठे हैं जो आपके डेली काम कर रहे हैं, डेली एस्टिमेशन कर रहे हैं, उनसे हमने पूछ लिया, उन्होंने एक लमसम अमाउंट फिगर आपको दे दिया। यदि आपको लगता है कि इसमें आप इस एस्टिमेट के साथ जा सकते हो, फिर आप उनसे बोलोगे कि आप मुझे यहाँ पे इसका डिटेल वर्क दीजिए, डिटेल एस्टिमेशन दीजिए, तब वो जाएंगे बाद में आपको ईच एक्टिविटी को लेकर निकालेंगे कि आपको इसमें, या फिर समझ लो आपको लेबर में इतना कॉस्ट लगेगा, आप सीमेंट में इतना कॉस्ट लगेगा, ब्रिक में इतना कॉस्ट लगेगा, इतनी आपकी स्टील लग जाएगी, तब वो डिटेल में जाएंगे, सारा चीज कॉस्ट, एक्टिविटी, सारा कुछ वो बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बॉटम अप में क्या था, पहले हम स्टार्टिंग में बात करते हैं जो हमारी बॉटम की चीजें थी, हमारी एक्टिविटी थी, वहां से अब ऐड करते करते जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे टॉप डाउन में क्या हो रहा है कि हम पहले एक लमसम किसी एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं कि इतने एरिया का हमको घर बनाना है, इतना पैसा लगेगा, बता दिया। अगर हमको अच्छा लगा, हमें बजट सही लगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डिटेल में बात करेंगे। ये वाला तो सेम वैसा ही है। ठीक है, जैसे हम दुकान पे गए, बोल दिया भाई साहब मुझे कपड़ा दिखाओ, उसने पूछा बजट क्या है आपका, हमने बोल दिया मैंने बोल दिया 1500 से 2000 रुपये हमारे पास पैसा है, आपको एक पैंट लेनी है।
ठीक है। अब उसने आपको रेंज पता चल गया, ठीक है, अब रेंज पता चल गया। अब उसने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या किया उसने आपको, फिर आपको इस रेंज से इस रेंज के हिसाब से आपको पैंट दिखानी स्टार्ट कर दी। तो ये आप क्या हो गया, बॉटम हो गया, सॉरी ये हो गया आपका टॉप, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने हर एक को पूछा, जब उसने दिखाया, अच्छा इसका प्राइस कितना है, आपने बोला इसका 14, उसने बोला इसका 1450 है, अच्छा इसका कितना है, इसका आपका 1700 लगेगा, इसका आपका 1800 लगेगा। अब ये क्या हुआ, टॉप के बाद आप क्या हो, बॉटम में घुस रहे हो, तो आपका क्या हो गया, टॉप डाउन एस्टिमेशन, ठीक है। ये आपका एग्जांपल था, हालांकि बिल्डिंग में यहाँ पे एक्टिविटीज की बात की जाती है। अब ये कि आपका फास्टर है बट लेस एक्यूरेट है। आपने तुरंत पूछा, सीनियर आपने जवाब दे दिया, आपका तो फास्ट काम हो गया लेकिन एक्यूरेट ज्यादा नहीं है। और ये वाला क्या था, हमने एक्टिविटी से स्टार्ट की थी, तो एक्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है, तो यहाँ पे एक्यूरेट है, बट उस एक्टिविटी को ले डाउन करने में, उस एक्टिविटी को निकालने में, फाइंड आउट करने में, हर एक्टिविटी को काउंट करने में आपका टाइम लग सकता है। तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपने दो अप्रोचेज आपने देखा, बॉटम अप एस्टिमेशन और टॉप डाउन एस्टिमेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के एस्टिमेशन होते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या क्या एस्टिमेट किया जाता है वो हम बात करते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे बात किया गया कि टाइम एस्टिमेशन, कि आपका कितना टाइम लगने वाला है, वो आपको होती है टाइम एस्टिमेशन, ठीक है। देखिए, प्रेडिक्टिंग हाउ लॉन्ग इंडिविजुअल टास्क एंड द एंटायर प्रोजेक्ट विल टेक, ये बात होती है हमारी टाइम एस्टिमेशन की, ठीक है, ये बात हो गई। हेल्प्स इन शेड्यूलिंग डेडलाइंस एंड टाइमली डिलीवरी। अगर हम टाइम को एस्टिमेट कर लेते हैं, हमको जो शेड्यूल करना है, शेड्यूल मतलब क्या है कि ईच एक्टिविटी, जो ईच टास्क परफॉर्म होने वाला है प्रोजेक्ट में, हर ईच टास्क को कितना टाइम देना है उसको हमको बराबर पता चल जाएगा, उसकी टाइम ड्यूरेशन और उसकी डेडलाइन पता चल जाएगी, और साथ में कितना टाइम में हमको डिलीवर होना होगा उसको हम पहले बता सकते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आपको अगले 2 साल में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होकर यहाँ हॉस्पिटल, ये फिर आपका रेस्टोरेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होकर आपको मिल जाएगी, ठीक है। टाइम एस्टिमेशन फोरकास्ट द ड्यूरेशन ऑफ द टास्क एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइमलाइन, ठीक है, बात होगी। दूसरा हमारा करते हैं कॉस्ट एस्टिमेट। हमने टाइम को बता दिया, कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, ये भी हमको बतानी पड़ती है। तो कॉस्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको हम किसी भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जो भी एक्सपेंस, जो आपके खर्च आने वाले हैं उसको हम फोरकास्ट करते हैं, उसको हम एस्टिमेट करते हैं, उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं कि कॉस्ट क्या आने वाली है। इसमें क्या कहता है, आपका लेबर क्या आने वाले, मटेरियल क्या लगने वाला है, इक्विपमेंट क्या होने वाली है, टेक्नोलॉजी हो गया, आपका ओवरहेड हो गया, कंटीजेंसी क्या होगी। अब यहाँ पे 2 अलग अलग वर्ड आए हैं, ओवरहेड और कंटीजेंसी, ठीक है। ओवरहेड और कंटीजेंसी, ये भी आपको समझाना जरूरी है क्योंकि ये वर्ड आते रहते हैं। ओवरहेड, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको 2 कॉस्ट बताए थे, आपको एक वेरिएबल कॉस्ट, एक आपको बताया था फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। बट क्या इतने में काम हो जाता है क्या, नहीं, एक ओवरहेड कॉस्ट भी आता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट मतलब क्या है कि आपने घर में काम लगवाया और आपने सारा कुछ कैलकुलेट किया था, बट आदमी है, उन्होंने बोला भाई मुझे 2 बंडल बीड़ी चाहिए, ठीक, क्या आपने जब शेड्यूल हो रहा तो उसमें आपने क्या ये चीज लगाया था, क्या बीड़ी के पैसा जोड़ा था क्या, नहीं, मुझे भाई पानी पीना है उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है, रोज उनको पानी पिलाना है, सुबह शाम उनको रहने की व्यवस्था करनी है। कभी कभी देखिए ये सब क्या है, आप चले घर बना रहे हो, आपको रस्सी लानी पड़ जा रही है, आपने उसको जोड़ रखा था क्या, वो सब क्या ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है। सेम चीज ऐसी आपकी होती है, कभी क्या होता है जब आप बिल्डिंग बना रहे हो, कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हो, बाद में पता चला भाई यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वेटिंग रूम को तो आईडी नहीं किया था, ठीक है, वेटिंग रूम हमने बनाया ही नहीं था। अब पता चला पूरा हॉस्पिटल बनने के बाद बीच में पता चला वेटिंग रूम नहीं बनाया था, तो उसके लिए भी हमने क्या किया, उसके लिए फिर हमको कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो किस में आएगा, आपका ओवरहेड एस्टिमेशन में ओवरहेड कॉस्ट जाएगा, ठीक है। 2 प्रकार समझा, जो आपने एस्टिमेशन के दौरान, कॉस्ट एस्टिमेशन के दौरान आपने क्या किया, ऐड नहीं किया था, वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका ओवरहेड में आ गया। अब बात आती है कॉन्टीजेंसी, ये रिलेटेड है आपकी इमरजेंसी से, ठीक है, किससे, आपकी इमरजेंसी से। अब बोलो सर इमरजेंसी मतलब, अब पता चला आपने घर बनवा रहे थे, आपको लगा टाइम ज्यादा लग रहा है या कुछ भी कारण हुआ, अब वहां पे जो आपके लेबर थे, ठीक है, जो आपके लेबर थे या फिर जो आपकी मशीनरी थी, ठीक है, उनको किसी लंबे समय तक उसी स्थान पे उनको रुकने का हमको क्या करना पड़ा, व्यवस्था करनी पड़ी। तो अब क्या होगा, वो अलग से एक इमरजेंसी में हमको ये चीज करनी पड़ रही है, हमारी होती है कंटीजेंसी कॉस्ट, ये भी अलग से रखा जाता है। ये थोड़ा सा एग्जांपल दिया मेरे साथियों, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी इमरजेंसी रिलेटेड होती है। एक प्लान बी, एक प्लान चल रहा है ना, प्लान बी के उसको बोलते हैं हम कंटीजेंसी, मतलब प्लान बी क्या है, किसी इमरजेंसी में कैसे हैंडल करने के लिए। तो कॉस्ट एस्टिमेट क्या रहता है, कॉस्ट एस्टिमेट प्रेडिक्ट द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेज, लेबर्स एंड मटेरियल।
अब आती है आपकी रिसोर्स की। हमने बात कर लिया टाइम कितना लगेगा, हमने बात कर लिया कॉस्ट कितना लगेगा। अब यहाँ बात करेंगे हमारे पास रिसोर्स, ये मटेरियल कितने लगेंगे, हमारे पास लेबर कितने लगेंगे, हमारे पास इक्विपमेंट कितने लगेगा, हमारे पास मशीनरी कौन कौन सी लगेगी, सारा चीज हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं किसमें, रिसोर्स में। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे आपको लेबर बात की गई तो किस टाइप के लेबर लगेंगे, ठीक है, किस टाइप के लेबर लगेंगे, कितने क्वांटिटी में लगेंगे। यदि आपके पास लेबर लगाए तो किस टाइप के, क्या आपको सिर्फ बालू ढुलवाना है उनसे या फिर उनसे मिक्सर भी चलवाना है, और कितने टाइप के आपके राजगीर लगेंगे, कितने टाइप कौन से राजगीर लगेंगे जो सेमी स्किल हैं, फुल्ली स्किल्ड हैं, और कितने नंबर में लगेंगे, वो भी आपको वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, मैन पावर बात होगी, मशीनरी कौन सी लगने वाली है, किस टाइप की लगने वाली है, उसकी बात होती है। कौन से टूल्स लगने वाले हैं, कौन से मटेरियल्स लगने वाले हैं, सारा बात होती है यहाँ पे हमारी रिसोर्स में। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट के बाद जितना भी बचता है आपका यहाँ बात होती है। इट इंश्योर द राइट रिसोर्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम टू अवॉइड डिले। ठीक है, यदि हमको पता रहेगा, ठीक है, कि सीमेंट कितना लगेगा, किस ग्रेड का लगेगा और कब लगेगा, ठीक है, टाइम पता रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम पे राइट टाइम हमारे पास वो रिसोर्स अवेलेबल हो जाएगा और हमारे प्रोजेक्ट में हमारा कोई डिले नहीं होगा। इसलिए यहाँ बोला गया कि रिसोर्स एस्टिमेट करते हैं। तो रिसोर्स एस्टिमेशन डिटरमाइन द मैन पावर, इक्विपमेंट एंड मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। ठीक है, हर प्रोजेक्ट एक्टिविटी में कितना आपका रिसोर्स लगेगा, कौन सा मैन पावर लगेगा, कौन सा मशीन लगेगी, कौन सी टूल लगेगी, कौन सा इक्विपमेंट लगेगा, ठीक है, किस टाइप का लगेगा, कितने नंबर में लगेगा, सारा चीज आप यहाँ पे रिसोर्स एस्टिमेशन में बात करते हो। तो 3 प्रकार के आपके एस्टिमेशन हो गए, ये आपके बेसिक्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट की यहाँ बात की गई। बाकी आप कंस्ट्रक्शन में जाओगे तो अलग अलग टाइप के एस्टिमेशन होते रहते हैं, अलग टाइप के एस्टिमेशन आएंगे। ठीक है, कभी लमसम आएगा, एक तो हमने बता दिया रफ एस्टिमेशन, लमसम एस्टिमेशन और डिटेल एस्टिमेशन, वो भी टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन ही हैं। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे बात की जाती है। यहाँ पे अब बात की गई यहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। कौन कौन से स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे कौन कौन से कॉस्ट लग सकते हैं। लैंड एक्विजिशन प्रिपेयर, आपने लैंड को खरीदा, उसको प्रिपेयर किया, सर्वे करवाया, अर्थवर्क करवाया, उसको लेआउट करवाना, उसका भी अलग कॉस्ट हो गया। डिजाइन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, फाउंडेशन। ठीक है, अब घर बनाना तो वही बात की है ना, उसके डिजाइनिंग में, उसके इक्विपमेंट में, बिल्डिंग में, फाउंडेशन में आपका खर्चा होगा, उसके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, पाइपिंग में, केबलिंग में, ये सारे खर्चे होंगे। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है, लेबर है, टूल्स है, क्रेनेज है, इन सब में पैसे जाएंगे। उसके इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल में आपके पैसे जाएंगे। पावर, वाटर, ट्रांसपोर्ट, साइड मैनेजमेंट में पैसे जाएंगे आपके। ओवरहेड हो गए, मिसलेनियस हो गए, कंटीजेंसी हो गई, इसमें आपके पैसे जाएंगे। तो ये सारे किसी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन में ये सारे कॉस्ट स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हमको इंक्लूड करना ही करना होता है। पर्पज क्या होता है एस्टिमेशन का, मैंने आपको देख लिया, ताकि हमारा जो पास जो आपका प्रोजेक्ट हो वर्केबल पता चल जाए कि हम वापस उसको हम प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होगा नहीं होगा, और कितना जल्दी वो हमारा पेबैक करेगा। और यहाँ पे बजटिंग, शेड्यूलिंग और रिसोर्स एलोकेशन में हमारा हेल्प करता है। ये सिंपल सा चीज था। अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट को आपने समझ लिया है, बहुत ज़्यादा समझ लिया साथियों, तो बस इसको हम सिंपल समझा देते हैं जो यहाँ पे समझाना है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉस्ट क्या होती है, प्राइस क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या प्रोजेक्ट करते हो, तो उसमें भी आपने लास्ट में देखा उसमें क्या लगता है, कॉस्ट की बात किया था। उसमें क्या लगता है, लेबर लगते हैं, उसमें रिसोर्सेज लगते हैं, उसमें मशीनरी लगती है। उन सभी का जो कॉस्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, उन सभी के जो प्राइस है, उन सभी का जो एक्सपेंड कर, सॉरी कॉस्ट नहीं, उसमें हम बात करेंगे, उसमें जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें जो खर्च कर रहे हैं, वो हमारी कहलाती है कॉस्ट। तो द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस क्या होती है, हमारी कॉस्ट कहलाती है। किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो भी हमारा खर्च होता है, टोटल खर्च होता है, टोटल खर्च बात कीजिए, वो हमारा कॉस्ट कहलाता है। देखिए अभी हम प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, तभी की बात कीजिए, प्रोडक्ट को हम बेच नहीं रहे, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने प्रोडक्ट को तैयार करने में जो भी हमारा खर्च हुआ वो हमारा क्या होता है, कॉस्ट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इसमें आपका रॉ मटेरियल, लेबर हो गए, स्किल अनस्किल, मशीनरी या इक्विपमेंट, यूटिलिटी जैसे आपका पावर हो गया, वाटर हो गया, ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, साइट एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये सभी आपके इंक्लूड होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में खर्च आते हैं ना, उसमें होता है। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, कॉस्ट का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, अब आपने समझा था कॉस्ट कितने टाइप होते हैं, दो बता दिया था आपका, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब दोनों को ऐड कर दें हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या था, जो हमारा प्रोडक्शन, ठीक है, चाहे हमारा ऊपर हो, कम करें या ज्यादा करें, बट वो फिक्स्ड कॉस्ट, वो कॉस्ट हमको लगनी ही लगनी है, जिसमें मैंने आपको मशीनरी बताई थी। ठीक है,
हमने प्लांट एंड मशीनरी बताया था। में वेरिएबल कॉस्ट था, जो जिस प्रोडक्शन के साथ एकदम ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, कम प्रोडक्शन करें कम कॉस्ट लगेगी। वो कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से हमारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया, हमारे पास पावर हो गई, ठीक है। अगर हम वहीं पे ज़्यादा प्रोडक्शन करें, हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजप्शन होगा, ज़्यादा हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो हमारे साथ क्या आएंगे, वो हमारे वेरिएबल कॉस्ट आएंगी। सेम चीज़ हमारे पास रॉ मटेरियल भी ज़्यादा लगेंगी, तो हमारे क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गए। और टोटल कॉस्ट क्या होगा, इन दोनों को जोड़ करके हम जो आएगा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल, हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि यहाँ पे इसके सहायता से हम क्या करेंगे, प्राइसिंग जब किसी प्रोडक्ट को सेल करना होगा तो उसकी हम प्राइस जो हमारे पास यहाँ बात आएगी, प्राइस को उसी से डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। और ये हेल्प इन बजटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। अब हम यहाँ पे कॉस्ट की हम बात करेंगे, तभी हम समझ पाएंगे इसका बजट हमको कितना देना है और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, वो हमको समझ में आना चाहिए, वो भी हम यहाँ से कर पाएंगे। डिटरमाइन द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, वो प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है, वो कितना आपका लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा, लोगों द्वारा कितना वो अवेलेबल हो सकता है, वो फिजिबिलिटी उसकी वहां पे बताई जाएगी। तो विदाउट नोइंग द कॉस्ट यू कैन नॉट सेट अ सेलिंग प्राइस और असेस द प्रॉफिटेबिलिटी। अब आपने कॉस्ट को नहीं पता कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट कितना आया, तो ना ही उसकी आप सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो, ना तो उसकी प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हो। आपकी नेट प्रॉफिट चाहिए वो भी आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आती है हमारी प्राइस की बात। तो प्राइस में जब आपने कॉस्ट कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसमें कॉस्ट आया, आप उसकी सेल की बात आएगी, उसमें आप प्राइस डालोगे, तो प्राइस क्या डालोगे, जिस पे कॉस्ट है उतना बेच दोगे क्या, नहीं ना, उसमें आप क्या करोगे, कुछ प्रॉफिट ऐड करोगे, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, वो प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे वो प्राइस होता है द अमाउंट अ कस्टमर पेड टू एक्वायर अ प्रोडक्ट और सर्विस। अब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के लिए आप जो पैसा पे करते हो, ठीक है, आपको मोबाइल फोन लेना है तो आपने जो पैसा पे किया वो आप क्या है, प्राइस है, उस प्रोडक्ट की प्राइस थी, तभी तो आपने पे किया। अब उसमें क्या किया, जो आपका मैन्युफैक्चरर था उसने क्या किया, उसने कॉस्ट देखा प्लस उसने देखा हमको कितना प्रॉफिट चाहिए इसमें, उसको ऐड करके आपका प्राइस सेट किया। तो आपका प्राइस क्या हुआ, आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चीज आप समझ लीजिएगा। अब प्राइस कैसे कैसे प्रभावित हो सकता है, यदि आपके मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। मार्केट कंपटीशन कम है तो आपका प्राइस ज्यादा रख सकते हो, कंपटीशन ज्यादा है तो आप प्राइस कभी कभी कम करते हो, ठीक है। कस्टमर डिमांड्स एंड विलिंगनेस टू पे, वो कस्टमर कितना डिमांड करता है और कितना वो पे करना चाहता है या वो पे करना चाहता नहीं, उसकी बात होती है। गवर्नमेंट टैक्सेस एंड पॉलिसीज, वहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्स कितने हैं, उनकी पॉलिसी क्या है। जैसे अभी पहले जीएसटी 18% था, घट के 12% हो गया, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। कई सारे कार्स की प्राइसेस कम हो गई क्योंकि उनकी जीएसटी जो आपकी टैक्सेस थी वो कम हो गई, यही बात होती है। एंड ब्रांड पोजीशनिंग, उस जो ब्रांड है जो प्रोडक्ट बना रही है उसका पोजीशन क्या है, ठीक है। वहीं पे आपको देखिए आईफोन ले तो आप महंगा मिलता है, सैमसंग ले तो उससे सस्ता मिल जाता है, और साथ में आप जाते हो एप्पो वीवो और वो भी आते हैं नीचे। तो ब्रांड के हिसाब से उसकी पोजीशनिंग क्या है, उसके हिसाब से आपका प्राइस इन्फ्लुएंस होता है, प्राइस डिटरमाइन भी किया जाता है। अब प्राइसिंग की स्ट्रेटजी क्या होता है, ठीक है, प्राइस कैसे सेट किया जाता है वो भी ध्यान दीजिए। एक होता है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग, इसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है उस टाइम पे प्राइस कम रखा जाता है, ठीक है। समझ लीजिए अगर कोई नया नया आया और आपका प्राइस कम किया कर रहा है, समझ लेना आपको फायदा तो है, बट वो ये सोच रहा है कि मार्केट में घुसना चाहता है, उसको हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि लो इनिशियल प्राइस टू कैप्चर द मार्केट को कैप्चर करने उसने क्या किया, लो प्राइसिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, प्रीमियम प्राइसिंग क्यों किया, देखो प्रीमियम प्राइसिंग यहाँ पे आया, हाई प्राइस टू रिफ्लेक्ट द एक्सक्लूसिव। तो अब यहाँ पे उसको प्रीमियम दिखाना है, प्रोडक्ट हमारा प्रीमियम है, उसने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने हाई प्राइस रखा, उसने बताया कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम प्रोडक्ट है। जैसे अभी आप जब हैंडमेड प्रोडक्ट लोगे तो वहाँ क्या आता है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट में आते हैं, इसलिए उनकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगला आता है हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस डिसाइड एज कॉस्ट, ठीक। जो प्राइस इसमें क्या होता है, कास्ट प्लस में जो आपका प्राइस डिसाइड किया था कास्ट को लेकर के, और उसमें जो फिक्स प्रॉफिट है कुछ परसेंटेज उनको प्रॉफिट चाहिए उसको लेकर वहाँ प्राइस डिसाइड किया जाता है। यहाँ पे ये नहीं देखते कि आपकी लो इनिशियल प्राइस रखना है कि हाई प्राइस रखना है। उन्होंने आपने बोला कि आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट होने वाला है उसको मैं कॉस्ट लूँगा, साथ मुझे यहाँ पे 2% 3% हर प्रोडक्ट में मुझे प्रॉफिट चाहिए, वो मैं रख करके जो प्राइस आता है मैं उसको बना दूंगा, वो हमारी प्राइस हो जाएगी। तो ये आपकी थी प्राइस में, ठीक है। तो देखिएगा प्राइस मस्ट बी बैलेंस अफोर्डेबिलिटी फॉर द कस्टमर एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे हमको दो चीज ध्यान रखनी होती है जब भी आप प्रोडक्ट कोई बनाओगे तब। पहला है कि वो कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। किसके लिए, कोई प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बनाया जा रहा है तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को अफोर्डेबल जो आप प्राइस रख रहे हैं उसमें वो उसको अफोर्डेबल उसको ले पाएगा नहीं पाएगा उसकी बात की जाती है। दूसरा बात किया जाता है कि जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, जो प्राइस आप सेट कर रहे हो उसमें जो प्रोड्यूसर जो उसको बनाने वाला है क्या उसमें से प्रॉफिट कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा। इन दोनों को चीजों को ध्यान दे करके ही आपका प्राइस सेट किया जाता है, ठीक है। इसके बीच में हमारे पास बैलेंस बना रहना चाहिए। अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो हमारा है किसका, वो हमारा आता है
वैल्यू का। वैल्यू क्या है? आपने प्राइस देख लिया, कॉस्ट देख लिया जो मैन्युफैक्चरर को मिला, प्राइस देख लिया जो कस्टमर ने पे किया, बट उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? ठीक है, हमने पैसे तो पे किए, क्या हमने जिस हिसाब से पैसे पे किए, जितना पैसा पे किया, क्या उसकी वैल्यू का ही हमको प्रोडक्ट मिला कि नहीं, वो हमको डिटरमाइन करना है। क्या उसकी वैल्यू वो है जिसके लिए हमने पैसा पे किया था, क्या वो सही है मतलब उसके लिए जितना मैंने पैसा पे किया जिसके लिए, क्या वो चीज़ हमको मिल रहा कि नहीं मिल रहा, वो हमारी बात कहलाती है वैल्यू की। तो यहाँ पे देखिएगा, वर्थ आर बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रोडक्ट कंपेयर टू इट्स कॉस्ट। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ, आपने एक स्मार्टफोन लिया, ठीक है, आपने एक स्मार्टफोन लिया, अब आपने सोचा कि ये स्मार्टफोन मुझे 15,000 का मिल रहा है, मैं इसको ले लिया, ठीक है। अब आपने 15,000 में कुछ सोच कर जिस सोच के दिया था, ठीक है, क्या आपको वो चीज़ मिला कि नहीं मिला? क्या आप बात करो कैमरा की, ठीक, कैमरा आपको मिला, क्या आपने बैटरी उसके हिसाब से मिली, क्या आपको उसकी अपीयरेंस मिली, क्या उस हिसाब से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वो सारी चीज़ जो आपको वैल्यू मिल रही है, जो आप उसको यूज कर पा रहे, जो आपका डिजायर्ड है, जो आप सोच रहे थे कि इस फोन को लेने के बाद मेरे पास ये चीज एक्सपेक्टेशन थी, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन उस फोन से पूरी हो पा रही नहीं हो पा रही है, ठीक है। या फिर जितना उसने दिखाया था कि आपको ये चीज फीचर्स मिलेंगे, क्या आपको मिल पा रहा नहीं मिल पा रहा। यदि नहीं मिल पा रहा तो आपकी जो वैल्यू है, फोन की वैल्यू क्या है, वो उस प्राइस के हिसाब से नहीं है, या फिर वैल्यू आपकी कम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आता है आपका, एक वैल्यू होगा, वैल्यू इक्वल टू आपका फंक्शन प्लस कॉस्ट, ठीक है, फंक्शन डिवाइडेड बाई कॉस्ट। अब देखो फंक्शन की क्या बात होती है, फंक्शन आपके यहाँ पे समझना जरूरी है। आई थिंक मैंने फंक्शन लिखा था, हाँ, फंक्शन आपका क्या है, यहाँ देखो लिखा गया, फंक्शन क्या है आपका, व्हाट द प्रोडक्ट डज या हाउ यूजफुल इट इज। तो यहाँ देखिए वैल्यू फॉर्मूला क्या आपका, फंक्शन डिवाइडेड बाई कॉस्ट। तो फंक्शन क्या है आपका कि प्रोडक्ट क्या क्या करता है, जो प्रोडक्ट आपने लिया वो क्या करता है, या फिर वो किस प्रकार से यूजफुल हो रहा है आपके लाइफ में, वो आपका क्या रहता है, फंक्शन, ठीक है। और उसको हम कॉस्ट से डिवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो वैल्यू इज अबाउट द यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन, नॉट जस्ट मनी। तो यहाँ पे आप उस फोन को यूज करके कितना आप वो आपको कितना फैसिलिटी दे पा रहा है और कितना आप उसके से सेटिस्फाई हैं, वो बात करते मेरी वैल्यू की। यहाँ पे पैसे की बात नहीं होती है, ठीक है, ये बात समझ सकते हैं। अब इसका एग्जांपल और ले सकते हैं, यहाँ देखो एग्जांपल दिया भी गया है, ए स्मार्टफोन कॉस्टिंग 20,000 बट विथ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस में ऑफर मोर वैल्यू देन 50,000 फोन दैट लैक एसेंशियल फीचर्स। अब आपने फोन लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, फोन लिया, यहाँ पे देखिएगा वो 20,000 का लिया, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, वो फीचर्स ज्यादा दे रहा है, ठीक है, वो क्या दे रहा है, फीचर्स ज्यादा दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसमें बात करें तो वॉइस अच्छी जा रही है, उसमें आपकी स्पीड अच्छी मिल रही इंटरनेट की, उसकी कनेक्टिविटी अच्छी है, उसका बैटरी पावर अच्छा है, ठीक है। आपने 20,000 में लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 20,000 में लिया, आपको फीचर्स ज्यादा मिले, ठीक है, फीचर्स ज्यादा लिए, आप उससे सेटिस्फाई हो, ठीक है, आपसे क्या हो, सेटिस्फाई हो। बट वहीं पे सेम टाइम पे आपने क्या किया, एक 15,000 का फोन लिया, बट क्या हुआ, उसमें जो एसेंशियल फीचर थे वो आपका लैक है। जैसे आपने बोला कैमरा जो आपको चाहिए था, कैमरा उस टाइप का मिला नहीं, उसने कैमरा दे रखा था, बैटरी जो थी आपकी वो कहीं पे आपका क्या हो रहा है, वो बैटरी आपकी सही टाइम पे आपका बैकअप नहीं दे रही है, ठीक है, आप कनेक्टिविटी, आप स्पीड इंटरनेट 5G ऑन करो, वो मोबाइल हीट होने लग रही है, ये अलग अलग इश्यू हैं। तो आप क्या करोगे, देखिए आप सोचोगे नहीं ये मोबाइल बढ़िया है, मुझे 15,000 मिल गया, नहीं, इसकी वैल्यू, इसकी प्राइस कम है, ठीक है, इसका प्राइस कम है, ये आप मत देख चलो, इसका प्राइस ज्यादा है, इसका क्या है, प्राइस ज्यादा है, इसकी प्राइस कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका प्राइस कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, नहीं। और वैल्यू किसकी दिखी जाएगी, प्राइस को हटा दो, यहाँ पर उसकी फीचर देखो, उसका सेटिस्फेक्शन देखो। तो अगर यदि आप 20,000 वाले फोन से ज्यादा सेटिस्फाई हो, उसके पास ज्यादा फीचर मिल रहा है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, और 15,000 भले आपको सस्ते मिल जा रहा है, बट इसकी वैल्यू क्या है, आपकी कम है, क्योंकि जो मुझे उससे जरूरत पूरी करनी थी पूरी नहीं हो पा रही है, और उसने जो दिखाया था, उसमें जो एसेंशियल फीचर थे जो उसने दिखाया वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे, ठीक है। ये आपका समझ सकते हो, आप क्या है, एग्जाम्पल दिया। सेम चीज ऐसे ले सकते हो, आप कहीं पे गए, ठीक है, आप कहीं पे गए, चलो अभी इसको आगे समझाते हैं, एग्जांपल अभी और लेना है, बहुत सारी चीज लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन भी हो सकता है, ठीक है, कई कई कंपनी कहती है वैल्यू ऐड करती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सर्विस देती हैं, ठीक है। जैसे कई बार कार होती है, कार प्रोडक्शन निकला, रोड पे चलने लगी व्हीकल, फिर उसमें क्या किया गया, उसमें एक कोई फॉल्ट निकलने लगा,
फॉल्ट निकलने लगा तो क्या हुई, कंपनी ने क्या है उसको सर्विस देने स्टार्ट कर दी, ठीक है, एक्स्ट्रा सर्विस देने स्टार्ट कर दी, उसकी वारंटी बढ़ा दी, ठीक है। और उसने आप क्या किया, कंपनी में शोरूम में सॉरी आपके जो सर्विस सेंटर वहाँ पे जाओगे तो उसकी जो उसका जो डिफॉल्ट था उसको उसने फ्री में उसने क्या किया, फ्री में उसको हटाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसकी वैल्यू ऐड करना हो गया, तो यहाँ बोला गया इंप्रूव्ड क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट, ये आपकी वैल्यू ऐड करती है किसी प्रोडक्ट में। इनहैंस एस्थेटिक्स और कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। आप क्या करो, उसकी जैसे फोन लिया, आपने देखा कि अच्छा यार इसमें देखने में अच्छा लग रहा है, इसका लुक अच्छा लग रहा है, यार इसका कलर अच्छा लग रहा है, उसने क्या किया आपकी एस्थेटिक्स जो उसकी अपीयरेंस थी उसको अच्छा बनाया, उससे थोड़ा कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़ गई। तो क्या हुआ, वो वैल्यू ऐड करी उस फोन में, फीचर्स में। कॉस्ट रिडक्शन विदाउट लॉस ऑफ फंक्शनलिटी, आपने फंक्शन या लॉस में कोई भी आपने क्या किया, वो आप क्या किया, लॉस या जो आपको फंक्शन तो उसमें बिना किसी कमी किए आपने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, तो आपका वैल्यू एडिशन हो गया। ये चीज हो गया। प्रोडक्ट विद हाई वैल्यू मेक कमांड कस्टमर लॉयल्टी विद इन इवन हायर प्राइस, हायर ज़्यादा प्राइस होने के साथ भी यदि कोई भी प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉस्ट है, बट वो ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब ज़्यादा प्राइस है उसका, बट वो जो कस्टमर की लॉयल्टी को देख रहा है, कस्टमर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका वैल्यू ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों में थोड़ा सा बहुत आप समझ सकते हो कि कॉस्ट क्या है, एक्चुअल मनी जो हमारा स्पेंड होता है फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्राइस क्या हमारा जो आपका जो कस्टमर पे करता है, ठीक है। ये क्या तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है हमारा। वैल्यू क्या, तो बेनिफिट्स आर वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट, कितना वो बेनिफिशियल है या प्रोडक्ट कितना वर्थ इट है, उसकी बात की जाती है। फंक्शन डिवाइडेड बाई कॉस्ट हमारा ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैल्यू की मैं देखता हूँ बात, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेक्चर के मात्र इसके बाद 5 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एंड हो सकता है। अब यहाँ देखिए कॉस्ट वैल्यू, देखिए क्या है आपकी कॉस्ट वैल्यू, यहाँ बात करती है आप टोटल मनी का जो आपने स्पेंड किया है प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, वो क्या हुआ आपका कॉस्ट वैल्यू है। जैसे आप यहाँ पे लेबर मटेरियल ओवरहेड जो भी आपने टोटल कॉस्ट, उसकी कॉस्ट उतनी होनी है, वो आपकी कॉस्ट वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे आता है आपका एक्सचेंज वैल्यू, द प्राइस समवन इज विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन इट गिव्स डिपेंड्स ऑन यूज वैल्यू एंड स्टीम वैल्यू। अब यहाँ पे समझिएगा, आपने फोन लिया, ठीक है, आपने फोन लिया, उसके बाद आपने 20,000 का लिया, बट आप उसके मन में निकल रहा है यार ये फोन 15,000 लायक है, ठीक है। तो ये आपका एक्सचेंज वैल्यू है, क्योंकि आपने उसको यूज करने के बाद ये बात करो हम इसके लिए मैं इतना ही पे करूंगा क्योंकि ये प्रोडक्ट इतने के ही लायक है, तो वो आपका क्या है, एक्सचेंज वैल्यू है कि ठीक है, ये समझ में आया। अब ये एक्सचेंज वैल्यू किस पे सेट होती है, उसकी यूज वैल्यू क्या है, स्टीम वैल्यू क्या है। तो यूज वाली बात होती है कि द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स आर फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कितना अच्छा वो काम कर रहा है। विदाउट दिस आ प्रोडक्ट हैज नो वैल्यू, मतलब कि ये यूज वैल्यू ये है कि ये जो प्रोडक्ट लिया गया वो कितना अच्छा यूज कर रहा है, वो बात होती है हमारी यूज वैल्यू, और कितना अच्छा काम कर रहा है। ये तुम्हारे पास ये अगर यूज वैल्यू नहीं है, यूज वैल्यू अगर नहीं है, तुम्हारे पास प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर कस्टमर, हर कोई जो परचेजर जो बायर होता है वो ये समझ लेता है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमारा इस फंक्शन को, ये हमारे पास इस नीड को, इस जरूरत को पूरा करेगा। यदि वो नहीं मिल रहा है तो उसकी यूज वैल्यू क्या हुई, खत्म है पूरी। स्टीम वैल्यू क्या होगी, द एक्स्ट्रा appeal of a product because its look, style, prestige, which makes people want to in it, want to own it। मतलब इसका जो एक्स्ट्रा अपीलिंग है, इसका जो आपकी एस्थेटिक्स है, इसकी जो अपीयरेंस है, उसके जो कलर हैं, उसके जो फीचर्स हैं, उसकी देख कर बात कीजिए, उसका लुक है, स्टाइल है, प्रेस्टीज है, जिसके कारण वो हमारा स्टीम वैल्यू, जिसके लिए लोग चाहते हैं कि हमारे पास फोन हो। क्यों सब लोग चाहते हैं हमारे पास एप्पल का फोन हो, एप्पल स्मार्टफोन हो, क्यों, क्योंकि उसकी स्टीम वैल्यू ज्यादा है, उसका लुक लोग पसंद करते हैं, उसका स्टाइल पसंद करते हैं, उसको जब जेब में रखते हैं तो उनके पास लगता है कि आज मैं ही अंबानी हूं, मैं ही यहाँ पे करोड़पति हूं, उसकी स्टीम वैल्यू है, इसलिए लोग यहाँ पे उसकी स्टीम वैल्यू को देख करके उसको फोन रखना पसंद कर रहे हैं। अब ये भी तो फोन का था, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक आप गए कहीं पे, परेशान हो बहुत, ठीक है, रात को प्लेटफॉर्म से उतरे, स्टेशन से, आपको चाहिए था रूम, आपने रूम लिया, रूम वाले के पास गए, बोला भाई ये रूम कितने में दोगे, उसने बोला आपको सुबह तक जाना है, आपको यहाँ पे रात के 2,000 लगेंगे, 2,000 आपके रात के लिए बुक हो गया, ठीक है। आपने बोला कॉस्ट वैल्यू, उसने क्या किया, वो कॉस्ट वैल्यू कुछ और भी हो सकती थी, बस उसने बोला आपका 2,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। उसने अपना प्राइस जोड़ा, उसने कॉस्ट जोड़ा, उसने आपने कुछ बेनिफिट्स लिया, उसको कॉस्ट वैल्यू उसने बताया, सॉरी उसने आपको बताया कि 2,000 रुपये लगेंगे, उसका क्या था, प्राइस हो गया, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू हो सकता है उसका 1,500 हो, क्योंकि उस 500 रुपये उसने बेनिफिट चाहता था, ठीक है। उसमें आप उसने क्या करेगा, उसने आपको जो बेड्स देंगे, बेडशीट देगा, उसका जो अलग अलग फैसिलिटी देगा, ठीक है, वो चीज़ आपको वहाँ पे उसका कॉस्ट हो सकता था, ठीक, कॉस्ट वैल्यू अलग हो गई। अब एक्सचेंज वैल्यू, आप उसमें रहे रात भर, ठीक है, आपने उसमें रात भर रहा, और जब सुबह उठा यार, बोला यार इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, ये रूम मात्र 500 लायक था, ठीक है। अब क्या हुआ,
आपका एक्सचेंज वैल्यू वहां पे सिर्फ 500 रहा, 500 मान लो, 2000 मान लो, सॉरी 2000 दिए थे, 1000 मान लो, ये सिर्फ 1000 लायक था, उसने मुझे 200 में बेवकूफ बना लिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सचेंज वैल्यू, ये हुई आपकी जो आपने देना चाह रहे थे उस प्रोडक्ट के लिए, वो आपकी उस प्रोडक्ट की एक्सचेंज वैल्यू है। अब यूज वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है, अब आप उसमें रहने लगे। ठीक है, आपको उसने बोला, आपको क्या लगा था कि मुझे सिर्फ रात गुजारनी है, एक बिस्तर मिल जाए सोने के लिए, ठीक है, एक पंखा मिल जाए, इतना आपकी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, आपकी यूज वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब ये आपकी यूज वैल्यू थी कि हाँ आपको सारी चीज मिल गई, आप जो चाहते थे वो वैसा उन्होंने रूम दिया। ठीक है, उसकी यूज वैल्यू आपने कर दिया। अब पता चला, आपने गया, आपने देखा पंखा चल रहा है, रात पंखा बंद हो गया, लाइट है ही नहीं, तब आपकी यूज वैल्यू खत्म। आपने देखा जो बेडशीट दी गई है, हाँ पहले आपने देखा स्टार्ट किया, ठीक है, बट ठंडी का टाइम था, आपने जब रजाई आपने ओढ़ी, उसने वो थोड़ी भी गर्म है ही नहीं, उसकी यूज वैल्यू खत्म, क्योंकि जो एक्सप्रेशन पूरा करना था उसने एक्सप्रेशन पूरा किया ही नहीं, तो उसकी यूज वैल्यू खत्म। यदि आपको ये चीजें मिल नहीं बराबर तो उसकी यूज वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं स्टीम वैल्यू पे। आपने गए, आपने रूम की एस्थेटिक्स देखा, अच्छा बढ़िया क्लीनिंग है, बढ़िया सफाई है, बढ़िया हाइजीनिक है, क्या इसकी स्टीम वैल्यू आपकी बढ़ गई। आपने बैठे आराम से, उसने देखा अच्छा टीवी लगी है रूम में, यार चल भी रही है, टीवी लगी थी आपको नहीं पता था, लेकिन उसने चल भी रही है, अरे वाह क्या बात है। आपने उसमें वाईफाई कनेक्ट किया, अच्छा फ्री का वाईफाई मिल रहा है भाई साहब, अच्छी बात, आपकी स्टीम वैल्यू है। यार रात को बढ़िया नींद आई, कोई मच्छर नहीं काटा, क्या स्टीम वैल्यू है, क्योंकि आपके क्या हुआ, उसके हिसाब से लुक देख करके, स्टाइल देख के, वहां का जो इन्वायरमेंट था देख करके, उसके अंदर आपकी जो सेल्फ स्टीम थी, जो भावना थी, वो बढ़ गई। क्या थी, उसकी स्टीम वैल्यू थी। अब अगली बार क्या होगा, यदि आपकी स्टीम वैल्यू अच्छी होगी तो पर्सन क्या करेगा, उसी में जाएगा, फिर से उसी रूम को लेगा, फिर वो नहीं कहेगा भाई ये 2000 वाला रूम 5000 के लायक था, नहीं, उसको 2000 देगा, उसी रूम में रहेगा और बार बार आएगा। तो स्टीम वैल्यू और यूज वैल्यू हमेशा होनी चाहिए ताकि पर्सन उसमें रह पाए। ठीक है, यूज वैल्यू और स्टीम वैल्यू रह पाए। ठीक है, तो ये आपकी थी टाइप्स ऑफ वैल्यू की बात की साथियों। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी जाता है साथियों, मैं चाहता हूं कि एक ही बार रिकॉर्ड करूं, एक ही बार आपका मेहनत कर दूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती चली जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है आपकी बीटेक में फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ है, नहीं अदरवाइज पहले तो छोटा शॉर्ट में दिया था। अब करते हैं टाइम एंड कॉस्ट। तो यहाँ पे इन बिजनेस टाइम इज मनी। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इटसेल्फ कैरीज कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक्ड अंटिल द कंप्लीशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यदि आप कोई भी कहीं भी आपका इन्वेस्टमेंट जो आपका सॉरी जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तभी आपका इन्वेस्टमेंट खत्म होगा, अदरवाइज जब तो प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका प्रोजेक्ट कैरी आउट हो रहा है, तब तक आपका पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वो लॉन्गर टाइम को ले जाएंगे, लंबा टाइम ले जाएगा, वहां पर उसकी कॉस्ट हायर होगी। असाइन द टाइम एक्टिविटी कॉल्ड शेड्यूलिंग, ये तो अलग टॉपिक्स हो गया साथियों, इसको इग्नोर करिएगा भी। अब यहाँ पे मैं करूँ आपको बता दूं, शायद स्टार्टिंग में वो आपको बता दूं फिर से। ठीक है, ये आपकी है, ये है आपका टाइम, ये आपका है कॉस्ट। ठीक है, अगर देखिएगा टाइम एंड कॉस्ट किसी प्रोजेक्ट में जो कर्व चलता है वो ऐसे चलता है। ठीक है, ये कर्व है। अगर आप चाहते हो किसी भी प्रोजेक्ट को कम टाइम में कंप्लीट करना, तब भी आपका कॉस्ट ज्यादा जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा रिसोर्स, एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा आपको लेबर, एक्स्ट्रा मैन पावर और एक्स्ट्रा सारी चीज फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज आपसे मुश्किल है कि हो पाए। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा जाएगा। अगर वहीं पे टाइम ज्यादा लग रहा है, तभी आपको कॉस्ट ज्यादा जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, आपके लिए लोगों जो मैन पावर आ रहे हैं उनके लिए अलग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, उनके लिए सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, उनके लिए आपके रहने की व्यवस्था कराना पड़ेगा। ठीक है, जो मशीनरी है उनका आपका चार्ज बढ़ता चला जाएगा। सारी चीज क्या होगी, जो आपने रेंट पे लिया कुछ चीजें, सर्विसेज, कंसल्टेंसी जो आउटसोर्स किया, उसकी भी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ऑप्टिमल टाइम होता है, जहां पे आपका टाइम और कॉस्ट दोनों लगे, कम लगे, उस वाले कॉस्ट को बोलते हैं ऑप्टिमम टाइम, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमम टाइम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम ऑप्टिमम कॉस्ट। ठीक है, जहां पे आपका उस पॉइंट पे जहां आपका टाइम और कॉस्ट दोनों कम लगे, उस टाइम पे जो कॉस्ट लगे उसको ऑप्टिमम कॉस्ट बोलेंगे, और जो आपका टाइम लगे उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टाइम। तो इस प्रकार से आपका, यदि आप चाहते हो कि ज्यादा लंबा लगेगा तो आपका कॉस्ट भी ज्यादा जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको बेटर होना चाहिए कि टाइम इज मनी, इसलिए बोला जाता है कि जितना टाइम के हिसाब से सारी चीजों को रिलोकेट करना। अब या तो वेरियस कॉस्ट हेड्स इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। अब वेरियस कॉस्ट हेड क्या है, यह बोल सकते हैं यहाँ पे ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, ओवर हेड कॉस्ट कौन कौन से हैं वो बात करते हैं हम यहाँ पे। पहला आपका हो गया यहाँ पे देखिए प्रिलिमिनरी एंड जनरल, P&G इसको बोलते हैं। जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहाँ पे आपको प्रिलिमिनरी सर्वे करना, जैसे आपको रिपोर्ट तैयार करना, प्लानिंग करना, ठीक, उसके लिए एस्टिमेशन करना, वो क्या आपकी प्रिलिमिनरी आपके हैं। ठीक है, जनरल्स हैं, उसमें आपकी कॉस्ट जाएगी, ओवरहेड होगा। लैंड को प्रिपेयर करना, बिल्डिंग प्रिपेयर करना, आपके लिए क्या है वो ओवरहेड कॉस्ट है। ठीक है,
अगला आ गया इंजीनियरिंग और डिजाइन करना, ये आपको ओवरहेड कास्ट हुआ। ठीक है, जैसे आप कोई कंसल्टेंसी ले रहे हो, किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, वो भी आपके लिए क्या हुआ, ओवरहेड कास्ट हुआ। मशीनरी एंड मटेरियल, ये आपकी क्या ओवरहेड कास्ट होगी, प्रोजेक्ट में काम तो नहीं आएंगे ना, प्रोजेक्ट खत्म, ये अब चला गया, ये ओवरहेड कास्ट हो गई। ठीक है, लेबर जो आपके ओवरहेड कास्ट, सब कैटरिंग कर रहे हो वहाँ पे ओवरहेड कास्ट, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग क्या आपकी ओवरहेड कास्ट है, ट्रांसपोर्टेशन आपका ओवरहेड कास्ट है। तो ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में ये सारी बात कराती है हमारी वेरियस हेड कास्ट जो होती है, इन सब भी हमारी आती है हेड कास्ट में, किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में हमारी बात होती हैं। साथियों ये था हमने पढ़ा है आज, क्या क्या पढ़ा हमने, मैं खुद ही भूल जाता था, लंबा लेक्चर होता है। पहले हमने पढ़ा था कि आपका पहले मैंने पढ़ा था प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन क्या था। ठीक है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन बाद मैंने एस्टिमेशन पढ़ना स्टार्ट किया, फिर प्राइस पढ़ा, फिर हमने कॉस्ट पढ़ी, फिर हमने वैल्यू पढ़ा। ठीक है, तो ये साथियों लेक्चर थोड़ा सा लंबा गया, मुझे पता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको सिंपल में ऐसे समझा दूं और आपको ऊपर उड़ा दूं। ठीक है, तो इसलिए मैं साथियों एग्जाम्पल लिया, चीजें समझाया, आपको डिटेल में आपके समझाने की कोशिश किया। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर मैं बताऊंगा साथियों आपको प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की बात की जाएगी अभी। ठीक है, वहां पे आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने की बात की जाएगी, वहां मैं उसके बारे में एक्टिविटी वहां पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे आएगी। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा साथियों तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा इस कोर्स को, ताकि वो भी इनरोल कर ले। यदि आपको कोई क्वेरी साथी तो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, और आप ऐप पर हैं तो चैट बॉक्स में आप जाकर यूनिक सीरीज को आप मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज डायरेक्ट मेरे पास पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जितने भी यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे नहीं है तो यूट्यूब से जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको जो 1 शॉट वीडियोज हैं वो आपको वहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।